भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से फिर एक बार बॉम्ब ब्लास्ट की खबर सामने आई है, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में आज शुक्रवार को दो जगहों पर दो ब्लास्ट हुए। पहला धमाका बलूचिस्तान के मस्तुंग शहर में एक मस्जिद के पास हुआ। ये आत्मघाती हमला था। इसमें एक डीएसपी समेत 52 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हुए हैं। हमले के वक्त लोग ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के लिए इकट्ठा हो रहे थे। दूसरा धमाका खैबर पख्तूनख्वा के हंगू शहर की मस्जिद में हुआ। ये भी फिदायीन हमला था। यहाँ एक पुलिस अफसर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी, तभी धमाका हुआ। इसके बाद मस्जिद की छत गिर गई। यहाँ 30 से 40 लोग मलबे में दब गए। 12 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। पहले खबर थी कि हंगू शहर में 2 धमाके हुए, एक पुलिस स्टेशन के बाहर और एक मस्जिद के अंदर। अब पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पुलिस स्टेशन के बाहर धमाका नहीं हुआ। वहां पुलिस अफसरों ने धमाके से पहले ही स्टेशन के अंदर घुस रहे एक आतंकी को मार गिराया। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अधिकारियों ने कहा, 2 आतंकी पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक को हमने मार गिराया और दूसरा फरार हो गया। भागने वाला ये आतंकी सुसाइड बॉम्बर था, जिसने पास की मस्जिद में हमला कर दिया। गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले के ओखा निकट से एक ईरानी बोट से नशीले पदार्थ के साथ 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गुजरात की देवभूमि द्वारका जिला के ओखा निकट समंदर से एक संदिग्ध ईरानी बोट को पकड़ा गया है। बीती रात इस बोट को ओखा लाया गया। फिलहाल अलग अलग एजेंसी बोट की जांच कर रही है। एजेंसी द्वारा बोट में रखा गया नशीला पदार्थ भी जब्त किया गया है। नशीले पदार्थ के साथ साथ सैटेलाइट फोन समेत का सामान यहां से जब्त किया गया है। बोट में 3 ईरानी समेत 5 लोग भी सवार थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की गंभीरता देखते हुए द्वारका पुलिस, एलसीबी, एसओजी और मरीन पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी जांच में जुटी हुई है। संदिग्ध बोट से पकड़े गए शख्स की पूछताछ की जा रही है। ગત રાતે એક અમારે ટેકનિકલ ઇનપુટ હતા જિલ્લા પોલીસને, એના આધારે જે અમારી જિલ્લા પોલીસ, એલસીબી, એસઓજી જુદા જુદા ટીમો બનાવીને બોટ પેટ્રોલિંગ અને જે દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી, એમાં એક અમારી એસઓજી ટીમને બાતમી મળી કે એક શંકાસ્પદ બોટ જે છે સિગ્નેચર બાજુ આવે છે। એના આધારે એક અમારા એક ટીમ બનાવી, જેમાં ઓખા મરીન પીએસઆઈ જરૂર, એના સાથે એલસીબી, એના સાથે એસઓજી અને સ્થાનિક ડી સ્ટાફના માણસો હતા। ત્યાં વોચ ગોઠવી જે બોટ આવતી હતી એને અટકાવ્યા હતા। પ્રાથમિક પૂછપરછ કરી એમાં ખબર પડી કે એમાં 3 ઈરાની અને એક ઇન્ડિયન, એક ભારતીય જે તમિલનાડુના હતા એ હતા। પછી એ અમારી એલસીબી ટીમ આવી, જેમાં કેકે ગોહિલ હતા અમારા એલસીબી પીઆઈ, અને એમાં ઝડપીમાં ખબર પડી કે એના પાસે જે છે 10 ગ્રામ જેટલા હેરોઇન પણ છે, જેની કુલ મુદ્દામાલ વેલ્યુ જે છે 5 લાખ જેટલી હોય છે। પછી વધુ તપાસ કરતા બધા વિરુદ્ધ જે છે એનડીપીએસ, ફોરેનર્સ એક્ટ અને પાસપોર્ટ એક્ટ મુજબના ગુના દાખલ કરવામાં આવેલ હતો ઓખા પોલીસ સ્ટેશન। એમાં વધુ પૂછપરછ કરતા એક 5वा આરોપીમાં જે છે એની ડિટેન કરવામાં આવેલ હતો। गुजरात के वडोदरा में एफजीआई के सहयोग से जाइडेक्स इंडस्ट्री और पारुल यूनिवर्सिटी ने उद्योग और शिक्षा क्षेत्र को जोड़ने के लिए खास समझौता करार किया है। पारुल यूनिवर्सिटी और जाइडस ग्रुप ने भारत में पर्यावरण को अनुकूल ऑर्गेनिक खेती के लिए डिजाइन किए हुए बैचलर्स और मास्टर्स कोर्स उपलब्ध कराकर एक महत्वाकांक्षी सफर की शुरुआत की है। आज एफजीआई के सहयोग से जाइडेक्स इंडस्ट्री और पारुल यूनिवर्सिटी में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र को जोड़ने के लिए एमओयू किया गया, जिससे पारुल यूनिवर्सिटी और जाइडेक्स ग्रुप के बीच नया रिश्ता कायम हुआ है। इस मौके पर जाइडेक्स ग्रुप के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अजय राका, पारुल यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पारुल पटेल, एफजीआई के प्रेसिडेंट तारक पटेल समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। आज हमको हमारे देश को यदि ऑर्गेनिक बनाना है, एक जैविक बनाना है, क्योंकि हमको पौष्टिक और कम वैशीला खाना हमारे समाज को उपलब्ध कराए, उसके लिए ये एक पूरा प्रयत्न पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से हम शुरू कर रहे हैं। तो हमने जो जाइडेक्स की जो एक तकनीक है कि जो अब ऑर्गेनिक खेती मुनाफेदार कैसी हो सकती है पहली फसल में, ये हमने पूरा तंत्रज्ञान बच्चों को सिखाने का पारुल यूनिवर्सिटी के साथ तय किया है। तो इसमें एमएससी का कोर्स और बीएससी का कोर्स दोनों हम शुरू कर रहे हैं, और इसमें हम बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे जो सिलेक्ट होंगे इसमें, और उनको 2 साल तक एमएससी के लिए पढ़ाएंगे और बैचलर्स के लिए 4 साल तक पढ़ाएंगे, और उनको प्रैक्टिकल फील्ड ट्रेनिंग में भी कराएंगे, जहाँ पे वो खुद किसान के साथ काम करेंगे
खुद अनुभव करेंगे। तो जैसे 4 साल में कम से कम 200 किसानों के यहाँ पे वो प्रैक्टिकली अनुभव करके दिखाएंगे लोगों को, और खुद भी अनुभव करेंगे, उसमें से भी सीखेंगे और क्लासरूम में भी सीखेंगे। तो इसके हिसाब से ऐसे यदि बच्चे हमारे यहाँ तैयार होते हैं जो बायो फार्मिंग में एक्सपर्ट है, तो हमारे हिसाब से आगे का हमारा हिंदुस्तान पूरा बायो फार्मिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि अब ये मुनाफेदार भी हो गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और सबसे ज़्यादा फार्मर्स भारत में है। भारत की बहुत सारी इकोनॉमी है वो कृषि पे डिपेंडेंट है। एमएससी बायो फार्मिंग सॉइल हेल्थ सुधार करने के एक कोर्स है जो ZX ने इम्प्लीमेंट किया है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इंडस्ट्री और एकेडमिक का पार्टनरशिप होना चाहिए, जिसमें आधा टाइम स्टूडेंट है वो इंडस्ट्री में गुजारे और उसका क्रेडिट उसको मिले, और कोर्स ख़त्म करने के बाद इंडस्ट्री उसको वही स्टूडेंट को ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं होने की वजह से डायरेक्ट प्लेसमेंट दे। एमएससी बायो फार्मिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हर 6 महीने माने एक टर्म में 2 महीना स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा और बाकी की 4 महीने वो फील्ड में रह के हर फार्मर को इसका ट्रेनिंग देगा। आजकल हम केमिकल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र है वो भी केमिकल से भरे पड़े हैं, सॉइल हेल्थ है वो ख़राब है। तो ये सॉइल हेल्थ सुधारने के लिए फार्मर्स को जो ट्रेनिंग देना है वो बाकी के 4 महीने में देंगे। बाकी स्टूडेंट 4 टर्म माने 2 साल ख़त्म करने के बाद ZX उनको डायरेक्ट प्लेसमेंट देगी। पारुल यूनिवर्सिटी का इस तरफ से ऐसा सपोर्ट है कि जो क्रेडिट है वो क्रेडिट उनको इंटर्नशिप के दौरान ट्रांसफ़र करना है, वो पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रांसफ़र होगा। गुजरात के अहमदाबाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर धमकी भरा ऑडियो वायरल होने से साइबर क्राइम द्वारा शिकायत दर्ज की गई। गुजरात के अहमदाबाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर धमकी भरा ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके चलते अहमदाबाद साइबर क्राइम द्वारा शिकायत दर्ज की गई। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि धमकी भरा ऑडियो मैसेज खालिस्तानी आतंकवादी गुरप्रीत पन्नू द्वारा प्री रिकॉर्ड कर वायरल किया गया है। इसमें खालिस्तानी झंडा लहराने और हरप्रीत निज्जर की मौत का बदला लेने जैसी बातें कही गई हैं। पुलिस द्वारा टेक्निकल जांच की जा रही है। पहले भी इस तरह की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोपी को हिरासत में लिया गया था। अहमदाबाद साइबर क्राइम में एक फरियाद दाखिल की गई है, जो कि हमारे सरकार तरफ फरियाद दाखिल की गई है। इसमें हमारे टेक्निकल टीम के सब इंस्पेक्टर द्वारा ये फरियाद देने में आई है। इस फरियाद में ये उल्लेख किया गया है कि एक प्री रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज है जो अहमदाबाद के बहुत सारे नागरिकों के मोबाइल पर फ्लैश हुआ था। उस मैसेज के अंदर जो एक हमारे देश से आतंकवादी जाहिर किया गया है गुरप्रीत सिंह पन्नू, उसके वॉइस के अंदर एक मैसेज है। इसके अंदर जो वर्ल्ड कप का इनॉग्रेशन है 5 अक्टूबर को अहमदाबाद शहर के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, डिस्टर्बेंसेस लाएंगे, वहाँ पर अपने काले कलर के झंडे फहराएंगे और उस मैच को वर्ल्ड टेरर कप के नाम से ये लोग बताएंगे, और जो उनका एक साथीदार है निज्जर करके, उसका भी ये मरने का बदला लेंगे। इस प्रकार का एक मैसेज इन लोगों ने बना के यहाँ के नागरिकों पर भेजा गया है, जिसके आधार पर हम लोगों ने साइबर क्राइम में ये फरियाद दाखिल की है। और इसमें हम लोगों ने सेक्शन 121A, 153K, 153ख, 505, 120B जो IT एक्ट है उसकी 66 और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का सेक्शन 16(1) के आधार पे हम लोगों ने ये फरियाद दाखिल की है। गुजरात में नर्मदा नदी की बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा दिए गए राहत पैकेज को खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने नाकाफी ठहराया है। भरूच, नर्मदा और वडोदरा जिला के बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए सरकार ने राहत कृषि पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन ये किसानों को हुए नुकसान के लिए नाकाफी है, जिस पर लगातार विपक्षी दल के नेता तो सवाल उठा ही रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भरूच से सांसद मनसुख वसावा ने भी मुख्यमंत्री द्वारा किसानों को दी गई सहाय को अयोग्य ठहराते हुए उन्हें अच्छा राहत पैकेज दिए जाने की मांग की है। मनसुख वसावा का कहना है कि किसानों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, ऐसे में सही तरह से सर्वे कर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। વડોદરા જિલ્લા, નર્મદા જિલ્લા અને ભરૂચ જિલ્લાના જે નર્મદાના કાંઠા વિસ્તારના જે ગામો જે છે એ વર્ષોથી કોઈ ને કોઈ પ્રકારે આવા પૂરનો ભોગ બનતા આવેલા છે। તો આ વખતે એમાં અનેક ઘણું નુકસાન થયું છે, ભયંકર ખેડૂતોનો આખો તૈયાર પાક નષ્ટ થઈ ગયો છે, ક્યાંક ક્યાંક જમીનો ધોવાણ થઈ છે, એને જમીન
માં જે વર્ષોથી કાપ આવવાના બદલે એ જમીન જ ઓછી થઈ ગઈ છે. એ ઉપરાંત કોઈના કાચા ઘરો હશે કે પાકા ઘરો હશે એ ઘરોને પણ ભયંકર રીતના નુકસાન થયું છે. કાચા ઘરો તો બિલકુલ, જે વાંસના ને માટીના ઘરો છે તે બિલકુલ ધોવાઈ ગયા છે. અને ભરૂચ છે, અંકલેશ્વર છે, જે દુકાનદારો છે એ દુકાનદારોને પણ ભયંકર રીતના નુકસાન થયું છે. એનો આખો વર્ષનો જે સામાન ભરતા હોય છે, કેટલાક જે સાધનો હોય દુકાનને લગતા, એ દુકાનના સાધનો પણ બિલકુલ નષ્ટ થઈ ગયા છે. ગૃહસ્થોના ગેસનો બોટલથી માંડીને, ફ્રીજથી માંડીને અમુક ઘરના રાચ રચીલો પણ ભયંકર રીતના નષ્ટ પામ્યું છે. એટલે એમ કહેવાય કે આખા જિંદગીની કમાણી આમાં નષ્ટ પામી છે. તો તેવા સંજોગોમાં અમે સરકારમાં રજૂઆત કરી. ભરૂચ જિલ્લાના અને વડોદરા જિલ્લાના, નર્મદા જિલ્લાના બધા જ આગેવાનોએ માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબને કહ્યું કે આ પેકેજ જે છે એ પેકેજમાં કઈક રીતના સુધારો કરવો જોઈએ. અને ખાસ કરીને ખેડૂતોનું પેકેજ જે છે એ બિલકુલ એનાથી ખેડૂતો સંતોષ નથી, નારાજ છે. તો સન્માનજનક એમને પેકેજ મળવું જોઈએ એ રીતના અમે માનનીય મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી છે.